हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि दोस्तों हमने जो लेखा लिपिक का आप लोगों का पेपर होना था, लेखा लिपिक का, तो उसका हमने जो है टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। फिलहाल आज हम लोग उसी की आगे की सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैंने आप लोगों को बता रखा है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये आप लोगों के आगामी जो भी आप लोगों का असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर होने वाला है वहाँ आप लोगों के लिए जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि इनमें वो सभी चैप्टर आप लोगों को मिल जाएंगे जो 11th और 12th में आप लोगों के कवर होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग हर चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को, उसके और भी आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ से आप लोगों को हेल्प जरूर मिले। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चनों को देखिए। और अगर आप लोगों ने इससे पहले ये जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके लेखा लिपिक प्रीवियस ईयर जो है सॉल्व पेपर में आप लोग जाके वहाँ आप लोग को सारी सीरीज मिल जाएगी 1 2 3 करके, तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आज ये हमारी सेकंड सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। तो दोस्तों जो जर्नल प्रॉपर होता है, यानी जिसे हम लोग मुख्य जर्नल कहते हैं, उसमें जो व्यवसाय की कैसे जो मतलब कौन सी रिकॉर्डिंग उसमें दर्ज हम लोग, यानी रिकॉर्डिंग हम लोग किस प्रकार की रिकॉर्डिंग उसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है ऑल द एंड ऑफ डे, यानी प्रत्येक दिन के अंत में। फिर है ऑल द एंड ऑफ ईच वीक, यानी प्रत्येक सप्ताह के अंत में। फिर है ऑप्शन इसमें एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी लेखांकन अवधि के अंत में। फिर है ऑप्शन इसमें इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी एक कालानुक्रमिक क्रम में। तो दोस्तों आप लोगों को पता है, जो भी हमारा, चाहे ये तो बात चल रही है किसकी, ये हमारी बात चल रही है प्रॉपर जर्नल की। तो यहाँ पर प्रॉपर जर्नल की बात हो रही है, चाहे प्रॉपर जर्नल की बात हो या सिर्फ जर्नल की बात हो, तो आप लोग याद रखेंगे जो भी हम लोग उसमें जर्नलाइज करते हैं या फिर जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, वो हमारी रिकॉर्डिंग होती है किसके अकॉर्डिंग, हमारे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कालानुक्रमिक क्रम में। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, Which of the following is not recorded under the कैश सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग, यानी जो हमारा कैश सिस्टम अकाउंटिंग के अंतर्गत हम किसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते, ये हमें बताना है। लेखांकन की नगद प्रणाली के तहत दर्ज नहीं किया जाता, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है रेंट रिसीव इन एडवांस, जो हमने रेंट रिसीव करा है एडवांस का, उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर है अगला पॉइंट प्रीपेड रेंट, या उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर अगला पॉइंट है रेंट रिसीव, जो रेंट रिसीव है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर अगला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, या इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो किसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे ये हमें बताना है कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों याद रखेंगे, कैश नाम ही इसका, आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बेस, मतलब जैसा क्वेश्चन है उसी पे उसका आंसर है। इसने बोला है कैश बेसिस, यानी कैश बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, यानी जो कैश सिस्टम है, कैश सिस्टम में के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास कैश आएगा उसी की तो रिकॉर्डिंग करेंगे, और अदरवाइज क्यों रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, जब हमें रेंट रिसीव हो रहा है, चाहे वो एडवांस में रिसीव हो या फिर जो उस एट ए टाइम का हो, तो उसका हम रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारा प्रीपेड रेंट हमें अगर मिल रहा है, प्रीपेड रेंट अगर हमें मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो भी हम उसका करेंगे क्योंकि कैश मिल रहा है हमें। फिर रेंट रिसीव हो रहा है तो भी हम लोग उसको क्या करेंगे, हम उसे रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें, जरा ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी रेंट ड्यू हमारा हो चुका है, रेंट इस कंडीशन में ड्यू हो चुका है लेकिन वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग कैश बेसिस के अंतर्गत नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके अंतर्गत नहीं करेंगे, कैश बेसिस। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, हमारा जो अकाउंटिंग चलती है एक्रूवल बेसिस पे चलती है, जनरली हमारी अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस पे चलती है। और अगर एक्रूवल बेसिस होता तो हम लोग इसकी भी एंट्री करते हैं। अगर वो बोलता कि एक्रूवल बेसिस पे, उपार्जित आधार पर हम लोग इसकी भी एंट्री करते हैं, ये सबकी एंट्री तो होती है, अदरवाइज इसकी भी एंट्री होती। तो याद रखेंगे सिर्फ कैश बेसिस बोला है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो है कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू, यानी नगद के लिए जो छूट की अनुमति होती है तो वो किस चीज के लिए होती है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें इंक्रीज द क्रेडिट सेल्स, यानी ऋण की बिक्री बढ़ाने के लिए। फिर अगला पॉइंट है इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड, यानी ऋण की अवधि बढ़ाने के लिए। फिर अगला पॉइंट है रेड्यूस बैड डेट्स, यानी अशुद्ध ऋणों को घटाने के लिए। फिर अगला पॉइंट है आप लोग देख सकते हैं एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम
कस्टमर, यानी दोस्तों ग्राहकों द्वारा शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी जब भी हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं, यानी आप लोग सोचिए जब हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे तो यानी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हमें जो है कैश करिए, शीघ्र भुगतान कीजिए। अगर आप लोग शीघ्र भुगतान करते हैं यानी जल्दी भुगतान करते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं किसके लिए, कि अगर आप कैश पेमेंट कर देते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका ग्राहकों को जल्दी भुगतान करने के लिए यानी जल्दी पेमेंट करने के लिए जो है डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया जाता है जनरली। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एज पर डैश यानी प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइजेज इज ब्रोकन इनटू ए स्मॉलर पीरियड्स, यानी एक छोटे छोटे समय के लिए किसी भी उद्यमी क्या करता है, समय के लिए बांट लेता है। तो सो दैट इस परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यानी दोस्तों यहाँ पे बताना है कि किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग या किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक जो उद्यम या उद्यम का जीवन छोटी छोटी अवधियों में विखंडित किया जाता है, क्यों किया जाता है, यानी किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया जाता है, और ताकि इसका प्रदर्शन नियमित अंतराल में मापा जा सके। यानी आप लोगों को पता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं 1 ईयर की करते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा है कि जनरली, चलिए अभी डिस्कस करते हैं उस बात को। तो यहाँ पर किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें जो है हम एक लिमिट टाइम पीरियड के बाद फिर से अपने जो है स्टेटमेंट बनाते रहते हैं, तो अपने उसको दिखाते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग, लेखांकन अवधि के अवधि प्रिंसिपल है, या फिर अकाउंटिंग एंटिटी है यानी लेखांकन इकाई है, मैटेरिटी है यानी भौतिकता है, और फिर बात करें मनी मेजरमेंट। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारा एक लिमिटेड टाइम यानी के अंतर्गत हम लोग फिर से क्या करते हैं, अपना पूरा साइकिल चलाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है एक अकाउंटिंग पीरियड हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहाँ की आप लोगों को पता है जो अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत आप लोगों को पता है 1 अप्रैल से हम लोग 31 मार्च तक हम लोग क्या बनाते हैं, अपने स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है वैसे जनरली हमारे अकाउंटिंग पीरियड की अवधि कितनी होती है, 12 मंथ की होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे इसको हम लोग मैक्सिमम इसमें 3 मंथ और हमारा ऐड हो सकता है। तो मैक्सिमम अगर आप अकाउंटिंग पीरियड की बात करें, मैक्सिमम अकाउंटिंग पीरियड कितना हो सकता है हमारा, वो हो सकता है 15 मंथ। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। बाकी आप लोगों को पता है एंटिटी क्या होता है, अकाउंटिंग एंटिटी क्या होता है, मतलब अपना एक सेपरेट होता है, यानी अकाउंट बिजनेस अलग होता है और बिजनेस मैन अलग होता है। ये एक अकाउंटिंग जो है सेपरेटली एक अलग एंटिटी होती है किसकी, बिजनेस की। और मैटरिटी मतलब जो भी उसका जितने भी पॉइंट है उसमें ऐसे हम लोग ऐसे उसका अकाउंटिंग करेंगे ताकि उसमें हम इन केसेस कभी कानूनी रूप से या फिर जो भी एक रूल रेगुलेशन के तहत अपनी जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो हमारा होना चाहिए। मनी मेजरमेंट ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जो भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उसको हम लोग मनी के टर्म्स में मेजरमेंट कर सके उसकी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हेन द ड्रॉई पे द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड। यानी दोस्तों जो ड्रॉई होता है, ड्रॉ हमने बोला था ये बिल ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों ने जाना था, एक ड्रॉई होता है एक ड्रॉवर होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ड्रॉई होता है यानी जो अदा करता होता है अपनी नियत अवधि यानी जो उसकी मैच्योर डेट होती है उससे पहले बिल को भुगतान वो कर देता है यानी पेमेंट कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये हमने अभी सबसे पहले, शायद मेरा पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी शायद इससे रिलेटेड पॉइंट आया था। तो पहला ऑप्शन है इसमें रिटायरमेंट ऑफ बिल, अगला ऑप्शन है रिन्यूअल ऑफ बिल, डिसऑनर बिल और फिर एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो इन सब के मतलब मैं बता चुका हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, पहले वाली सीरीज में दिया गया है। तो आप लोग को पता है जब भी कोई मैच्योरिटी डेट होने से पहले, ये मैच्योरिटी डेट है, मान लेते हैं 1 अप्रैल को कोई भी बिल जनरेट हुआ था और 1 अप्रैल को जनरेट हुआ था और उसका जो उसको जो मान लेते हैं उसका जो टाइम पीरियड है 31 मार्च तक का है। अब यहाँ पे से पहले ही अगर उसका पेमेंट अगर मान लेते हैं जनवरी में कर दिया जाए, अगर इस बीच में ही उसका पेमेंट कर दिया जाए तो इसे रिटायरमेंट ऑफ बिल कहा जाता है। तो याद रखेंगे, और इस डेट में फिर से रिन्यूअल कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका रिन्यूअल हो जाता है, यानी आप लोगों का रिन्यूअल नवीनीकरण हो जाता है। और अगर बात कर लेते हैं अगर वो पेमेंट करता ही नहीं है 31 मार्च तक का तो वो डिसऑनर हो जाता है। और अगर इस अवधि के बीच में ही इस बिल को अगर वो बिल को किसी और को उसको इंडोर्समेंट कर देता है तो उसे इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं, यानी किसी और को भेज देता है तो उसे इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहते हैं। तो ये था आप लोग का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रिटायरमेंट ऑफ बिल। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फेलिंग
टू रिकॉर्ड ए क्रेडिट सेल एंट्री इन ए जर्नल इज एन एग्जाम्पल। यानी जो जर्नल में ऋण की बिक्री की प्रविष्टि दर्ज करने में असफल होना, ये किसका उदाहरण है, ये मैं बताना है। यानी जो हमने क्या करा, रिकॉर्ड इन क्रेडिट सेल की एंट्री हम लोग करना क्या भूल गए, कहाँ पे, अपने जर्नल में। तो ये किस प्रकार का एरर है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, फिर ऑप्शन है एरर ऑफ कमीशन, फिर ऑप्शन है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और फिर ऑप्शन है आप लोगों का कंपनसेटिंग एरर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी, चलिए सभी पे डिस्कस कर लेते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग कैपिटल या रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को कैपिटल रेवेन्यू मान लें, तो मतलब प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे तो ये नहीं है। तो ये एंट्री का मतलब ये रिकॉर्डेड करना, मतलब उसने क्रेडिट सेल की एंट्री करी नहीं है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से। फिर अगला पॉइंट है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि जब वो हिसाब किताब यानी किसी प्रकार से कैलकुलेशन बेस उसकी कोई एंट्री गलत हो जाए, या एक साइड करे, या फिर ऐसा हो सकता है उसने जो उसकी कास्टिंग है वो गलत कर दी। तो यानी जब भी कोई एरर रिलेटेड हो, यानी कोई त्रुटि वो कर देता है लिखने में, किसी भी पॉइंट्स को लिखने में या फिर किसी भी डिजिट को लिखने में, तो वो आप लोगों का एरर ऑफ कमीशन आ जाता है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, तो यहाँ पर कोई यही इसका राइट आंसर है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन का मतलब है यानी वो रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो यहाँ पर कोई यही बोला गया है, जो क्रेडिट सेल है वो फेलिंग हो चुकी है लिखने में इन ए जर्नल में। ठीक हो गया, जर्नल में बिक्री की दृष्टि करने में असफल हो गया, यानी उसने नहीं लिख पाया तो किसी कारण से। ये क्या गलत है आप लोगों का, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एक लास्ट पॉइंट और है कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर का मतलब होता है दोस्तों कि जब कोई ऐसी गलती करता है कि जो आपके डेबिट और क्रेडिट को जो है उसकी दोनों तरफ को कोई इफेक्ट नहीं करता है, यानी एक एंट्री से दूसरी एंट्री डेबिट और क्रेडिट सही हो जाती है। तो इस प्रकार की एंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जिसका। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग देख सकते हैं। तो अकाउंटेंट ओपन्स डैश आप लोगों का है व्हेन ए ट्रायल बैलेंस डजन नॉट मैच। यानी दोस्तों जब कोई जो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है, तो उस समय लेखाकार कौन सा खाता खोलता है, ये हमें जनरली बताना है। पहला ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, फिर है आप लोगों का सस्पेंस अकाउंट, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर है ड्राइंग अकाउंट। तो चारों अकाउंट का आप लोगों को पता है, जो आप लोगों का कैपिटल अकाउंट है और आप लोगों का जो ड्राइंग अकाउंट है, ये हमारा इंडिकेट करता है किसको, जो भी कंपनी का ऑनर होता है उसको डिपेंड करता है, यानी उसको इंडिकेट करता है। जब भी वो कोई भी पैसा निकालता है, पैसा लगाता है, तो वो हमारे दो अकाउंट हमारे रेफर करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक आप लोगों का ड्राइंग अकाउंट। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस का हमें दिखाता है। अब यहाँ पे बचा सस्पेंड अकाउंट। तो राइट आंसर इसका यही है, जब भी हमारा जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, तो वहां पर को हमारा सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ए प्रोप्राइटर इज ए मेड बाय। यानी जो प्रोप्राइटर के द्वारा ये जो बैंक स्टेटमेंट बीआरएस जो आपका है, किसी स्वामी के द्वारा जो बीआरएस है किसके द्वारा किया जाता है। यानी बोला गया कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रोप्राइटर इज मेड बाय, यानी प्रोप्राइटर के द्वारा मतलब जो बनाया जाता है वो कहाँ से बनाया जाता है ये हमें बताना है। उसके लेनदार के लिए मतलब हिज क्रेडिटर, फिर है हिज डेटर, उसके डेटर के लिए मतलब किस प्रकार से किस लिए बनाया जाता है ये पॉइंट है जनरली। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रोप्राइटर हिमसेल्फ अपने लिए, या फिर बात करें हिज बैंक। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बीआरएस बनाया जाता है, तो जनरली आप लोग समझ लीजिए बीआरएस है क्या, फुल फॉर्म तो आप लोग को ऊपर ही दे रही है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर का मतलब होता है जो हमारी बैंक की पासबुक होती है, जो बैंक की हमारी पासबुक होती है, पासबुक, और एक हमारे पास होती है कैश बुक। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स है। तो ये पासबुक तो कौन बनाता है, बैंक बना के देता है, और ये कैश बुक कौन बनाता है, ये हमारा जो भी बिजनेसमैन होते हैं, तो वहाँ पर को जो भी फॉर्म होती है यानी बिजनेसमैन की कैश बुक होती है। तो ये जनरली इस कैश बुक में हमारे पास कितना अमाउंट है और पासबुक में कितना अमाउंट है ये मैच करना चाहिए, लेकिन ये मैच किसी कारण से नहीं करता, और उसके कई रीजन है जो मैच नहीं करता। तो जब ये मैच नहीं करता तो इसको मैच करने के लिए कि पैसा ये जो बीच में मैच किस कारण से नहीं करता, तो इसलिए कोई भी प्रोप्राइटर या कोई भी बिजनेसमैन उसे अपने लिए बनाता है ताकि मैच कर सके कि उसका जो पैसा आया है गया है और किस कारण से नहीं मिला है, उस बाकी वो किसी औरों के लिए नहीं बनता। ये जनरली प्रोप्राइटर के लिए ही, हिमसेल्फ के लिए यानी स्वयं स्वामी के लिए ही बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने,
आप लोग देख सकते हैं डैश है, इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल रिजर्व का जो है उदाहरण नहीं है, कैपिटल रिजर्व का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों कैपिटल रिजर्व क्या होता है, एक रिजर्व कैपिटल, दो टर्म्स होंगे। चलिए अभी बात करते हैं, पहले बात कर रहे हैं कि आरक्षित पूंजी निधि का उदाहरण नहीं है, यानी कैपिटल रिजर्व का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर, दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिर अगला ऑप्शन है प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर, फिर है नेक्स्ट आप लोग का जनरल रिजर्व। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है कैपिटल रिजर्व का? पहले समझ लीजिए कैपिटल रिजर्व होता क्या है। दोस्तों रिजर्व हमारे जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक आप लोगों का रेवेन्यू नेचर का और एक आप लोगों का कैपिटल नेचर का। तो कैपिटल नेचर का और हमने बात करी जनरल नेचर, जो हमारा दूसरा कौन सा बोला हमने, जनरल नेचर। तो दोस्तों ये जो दो टाइप्स के होते हैं, तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल नेचर के जितने भी रिजर्व होते हैं वो हमारे कैपिटल नेचर की प्रॉफिट से ही हमें मिलते हैं। सबसे पहले सबसे एक मेन जो इन दोनों का डिफरेंट होता है वो यही होता है कि जो कैपिटल रिजर्व होते हैं हमेशा कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ही बनाए जाते हैं। तो आप लोगों के समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ जितने भी पॉइंट होंगे अगर वो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हैं तो वो कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड है, अगर वो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट नहीं है तो वो जनरल रिजर्व से रिलेटेड होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं सभी को। इसने बोला प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो दोस्तों जब भी हम लोग इश्यू ऑफ शेयर करते हैं तो ये हमारा क्या है, किससे, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, यानी कैपिटल नेचर का हमारा ये हो गया प्रॉफिट। तो यानी जब भी हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, और प्रॉफिट हमारा कैपिटल नेचर से रिलेटेड हो गया। फिर हमारा प्रॉफिट, और यानी हम बात करें फिक्स एसेट, जो लॉन्ग टर्म एसेट होती है या लॉन्ग टर्म हमारे इन्वेस्टमेंट होता है, अगर वहां से हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर हमारे वो सारे कैपिटल रिजर्व होते हैं। तो बात करें तो प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी फिक्स एसेट से भी हमें अगर हमें सेल करके प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। फिर प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड, तो फॉरफिटेड भी जब हम करते हैं तब भी हमें प्रॉफिट होता है, तो भी शेयर भी हमारे सभी तीनों क्या है, कैपिटल रिजर्व या कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है सारे। तो अब बात करते हैं जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का मतलब दोस्तों ये होता है कि जनरली जो हमारे पूरे साल में जितना हमें जनरली जो हमें प्रॉफिट होता है तो जनरल रिजर्व यहाँ पर को राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों का रेवेन्यू नेचर का क्या है, एक रिजर्व है। तो अभी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, चलिए तो हम बात करते हैं रॉन्ग क्लासिफिकेशन, यानी गलत जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं ऑफ पेमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड रिसिप्ट पेमेंट और रिसिप्ट टर्म्स ऑफ कैपिटल रेवेन्यू, यानी जो भी हमारे पूंजी या फिर राजस्व के संबंध में जो भी भुगतान या प्राप्ति होते हैं उनका गलत वर्गीकरण क्या कहलाता है, ये हमारे प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर को सबसे पहला पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, और यही इसका राइट आंसर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो इससे पहले भी मैंने डिस्कस करके बताया था आप लोगों को कि रेवेन्यू और रेवेन्यू नेचर को और कैपिटल नेचर को अगर वो गलत डिफाइन करके एंट्री कर देते हैं तो ये किस प्रकार के एरर होते हैं, हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल होते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये मैंने बता दिया, जब भी कोई हम लोग कोई ऐसी गलतियां करते हैं जो कास्टिंग से रिलेटेड हो, या फिर हम लोग बात करें कोई हम डिजिट से रिलेटेड कोई गलती करते हैं तो ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। कंपनसेटिंग, जब भी हमारी कोई डेबिट क्रेडिट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी दोनों पक्षों को यानी दोनों साइडों को कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो इस प्रकार की एंट्री हमारी कंपनसेटिंग हो जाती है। फिर अगला पॉइंट है आप लोग एक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी जब हम लोग कोई एंट्री करना ही भूल जाते हैं, इस प्रकार की एंट्री को हम लोग एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज भी हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सही लग रहे होंगे। ये सीरीज हम लोग, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा सही लग रही है तो हम लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे। फिलहाल मैं इसे करूंगा ही, आप लोगों को मैंने बता रखा कि तीनों के तीनों पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। तीनों के तीनों पेपर का मतलब है जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों में हुए, तो लगभग हम लोग 300 क्वेश्चनों को हम लोग पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी समय मिलेगा, टॉप 10 करके। तो इस प्रकार से ये सीरीज बनेगी। इस सेकंड आप लोग का, अगर इससे पहली वाली जो सीरीज थी 10 क्वेश्चनों की वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को जैसे ही हमारी कोई वीडियो बनेगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।